जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मौजूद हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल कैलेमिटी के बारे में और वो जो डिजास्टर जो नेचर के द्वारा किया जाता है हमारे ऊपर, तो उसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। अर्थक्वेक से शुरू करते हैं। सडन डिस्टर्बेंस बिलो द अर्थ सरफेस। अर्थक्वेक के विषय में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अर्थ सरफेस पर जो सडन डिस्टर्बेंस होती है, जो वाइब्रेशंस और शेकिंग्स जो होते हैं, जो आपको ये ट्रेमर्स जो बढ़ते जाता है, ठीक है, ये अर्थ क्रस्ट से शुरू होता हुआ ये वाइब्रेशन, इसको हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं। अर्थक्वेक में कुछ चीजें हम लोग को समझना होता है कि आपका अगर ये घर है, ये पूरा आपका ऊपर का मामला है, तो अर्थक्वेक की शुरुआत कहां से होती है? फोकस से। ध्यान रखिएगा, ये हो गया फोकस, जिसको हम लोग हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, अर्थक्वेक का जहां पे सीधा ऊपर आपका यहां ठीक नीचे हो गया फोकस, ये हो गया जहां से स्टार्ट होता है। ठीक इसके ऊपर एपिसेंटर होता है अर्थ सरफेस पर, जो सरफेस ऑफ द अर्थ है वहां पर एपिसेंटर होगा। ये फोकस के ठीक ऊपर होता है और ये फॉल्ट रीजन है। ध्यान रखिएगा, ये हिस्सा आप देख पा रहे होंगे, ये टूटा है, यानी टेक्टोनिक प्लेट यहां पर हिल रहा होगा। अर्थक्वेक आने का कारण क्या होता है? टेक्टोनिक प्लेट आपस में जो हिलते हैं, जो कोवर्जेंट होता है, यानी एक नीचे जाएगा प्लेट, एक ऊपर जाएगा, जो ये कोवर्जेंट है, डाइवर्जेंट होगा, जो टूट करके अलग अलग जाएगा, जो ट्रांसफॉर्म है, एक आगे जाएगा एक पीछे जाएगा, यानी रगड़ खाएगा। तो किसी भी तरह का जो एक्टिविटी होगा प्लेट टेक्टोनिक का, उसकी वजह से अर्थक्वेक डेवलप होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अर्थक्वेक काफी डिवास्टेटिंग होता है, काफी फेटल होता है। फिर आइए अर्थक्वेक के बारे में जानकारी करने के लिए सबसे पहला हम लोग इस्तेमाल करते हैं रिक्टर स्केल का। ये रिक्टर स्केल है जो हमें प्रति सेकंड, ठीक है ना, हर सेकंड का हमें बताता है कि इंटेंसिटी क्या है। समझिएगा, हमने इंटेंसिटी नहीं, ये मैग्नीट्यूड बताता है, माफ कीजिएगा, ये मैग्नीट्यूड बताता है कि प्रति सेकंड में कितना कम हुआ, कितना बढ़ा, ये पूरा, ताकि हमें एक पैटर्न को समझने में मदद मिलता है कि टेक्टोनिक प्लेट किस तरह से एक्टिविटी कर रही, किस तरह से वो हिल रही। क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर ही पूरा लिथोस्फीयर मौजूद है, जिसमें हम लोग के पैर पड़ा हुआ है, धरती है ना। तो ये मैग्नीट्यूड बताता है। रिक्टर स्केल आपको हर सेकंड का, मिली सेकंड तक का बताता है, ठीक है, जैसे जैसे ये अर्थक्वेक की वजह से शेक होगा। सेस्मोग्राफ क्या है? वो इंटेंसिटी बताता है, ये इंटेंसिटी बताता है, रिकॉर्ड करता है सेस्मोग्राफ, जो उसकी तीव्रता को बताता है कि कितना इंटेंसिटी से आया है अर्थक्वेक। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी मदद से हम लोग को पता चलता है कि कितने पॉइंट का 6, 7, 8 या 0.7 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग का तक का आपको अर्थक्वेक आया। जितना ज्यादा होगा उतना ही फेटल और डेवास्टेटिंग होगा किसी भी चीज के लिए। तीसरा है मर्केली स्केल। ये तीसरा जो मर्केली स्केल है, इसको देखिएगा, ये होता क्या है? इस पर नंबर्स बने होते हैं और असेसमेंट किया जाता है। रिक्टर स्केल, सेस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल के जो रिकॉर्डिंग्स होते हैं, रिकॉर्ड होता है जो डेटा, उसके आधार पे ये रिकॉर्ड किया जाता है, देखा जाता है असेसमेंट करके कि कितना पॉइंट का आपको अर्थक्वेक आया। और जितने पॉइंट का, मान लीजिए कि असेसमेंट करने के बाद हमने कहा कि 9, करीब करीब मर्कली इंटेंसिटी स्केल पर 9 नंबर वाला आपको अर्थक्वेक आया है, तो इसका मतलब है कि ग्रेट डैमेज टू द सब्सटेंशियल स्ट्रक्चर्स, ग्राउंड क्रैक्ड, पाइपलाइंस ब्रोक, मतलब इतना नुकसान हुआ। यानी हर पॉइंट पे आप देखिए कि नुकसान कितना होगा, हर पॉइंट पर यह डिसाइड किया जाता है। तो मर्केली स्केल भी ये बताने के लिए बड़ा मदद करता है कि कितना हद तक नुकसान हुआ। तो इससे वर्ल्ड वाइड एक यूनिफॉर्मली एक समान पता चल जाता है कि चलो भाई इतना हुआ तो ये नुकसान हुआ होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये 3 माध्यम से हमें अर्थक्वेक के बारे में हमें सही डेटा पता चलता है। चलिए अब नेक्स्ट है वोल्केनो के बारे में पढ़ते हैं। तो भाई सडन इरप्शन ऑफ हॉट मैग्मा, मोल्टेन मैग्मा, जब ये इरप्ट करता है तो बाहर निकलता है गैस, है ना, गैस, एशेस, साथ में अदर मटेरियल, जो ये ब्लॉक्स वगैरह हैं बड़े बड़े, ये सारे इनके साथ आपको ये बाहर अर्थ के सरफेस पे आता है। तो वोल्केनो इज अ रप्चर इन द क्रस्ट,
यानी ये यहाँ पे देखिएगा छोटे छोटे आपको बने हुए हैं, जगह बने हुए हैं जहां से वॉल्केनिक आपको वॉल्केनो बाहर आने का कोशिश करता है अर्थ से, मैग्मा चैम्बर से। जब ये मैग्मा बाहर आता है, ठंडा होता है, तो फिर वो आपको लावा बन जाता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था इसमें रॉक्स वाले वीडियो में, आप देख सकते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे क्या है, ऐश क्लाउड। ये देखिए ये ऐश क्लाउड है, जो आपने देखा होगा कि वॉल्केनो जब भी इरप्ट करता है तो पूरा धूल का गुबार से भर जाता है, और ऊपर का हिस्सा जहां पर वाइड हिस्सा है, ये क्रेटर है, लावा ये फ्लो कर रहा है। जो मैग्मा बाहर निकला ठंडा होकर के लावा फ्लो करना शुरू कर देता है। लावा का हालांकि कलर ब्लैक होता है ठंडा हो जाने के बाद, और फिर ये साइड वेंट है जो थोड़ा थोड़ा निकलते रहता है इधर उधर से भी। तो ये आपको बहुत ही फेटल होता है, बहुत ही डेंजरस होता है। वॉल्केनिक बॉम्ब्स किसको कहते हैं, जो साथ में पत्थरों का पूरा जो एक विस्फोट होता है, ये जहां भी गिरते हैं वो बॉम्ब से कम नहीं होते हैं, इसीलिए इसको वॉल्केनिक बॉम्ब्स बोलते हैं। जो पत्थर जो साथ में निकल के बरसते हैं, समझ रहे हैं। और साथ में जो एशेस फॉल है उनकी वजह से, चूंकि डेंजरस गैसेस साथ होती है, तो एसिडिक रेन भी होती है। सबडक्शन जोन क्या होता है, जहां पे ओशियनिक क्रस्ट होता है, क्रस्ट है और ओशन का पार्ट है जो नीचे की तरफ जाता है, भाप बनता है मैग्मा से, और फिर ये ऊपर की तरफ ये निकलता है। तो सबडक्शन क्रस्ट नीचे की तरफ जाता है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट धक्का मार रहा होता है ना। ये वॉल्केनो का हम लोगों ने पढ़ा। तो टाइप्स ऑफ वॉल्केनो क्या है, देखो जी 3 हिस्से में वॉल्केनो है। पहला एक्टिव है, दूसरा है डोरमेंट, तीसरा है एक्सटिंक्ट। तो हम लोग एक्टिव वॉल्केनो देखेंगे। एक्टिव वॉल्केनो का देखो सीधा डेफिनेशन है कि 10,000 साल में, 10,000 ईयर में कम से कम एक बार इरप्शन जरूर होना चाहिए, तब जाके उसको एक्टिव वॉल्केनो कहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो एक्टिव वॉल्केनो के हैं। 10,000 साल में एक बार इरप्शन होना चाहिए। माउंट आशो क्योशो जापान, देखिए यहाँ पे जो एशेज है, गुब्बारे हैं निकल रहे हैं। फिर इसी तरह माउंट स्ट्रोम्बोली सिसिली आइलैंड है, इटली के पास पड़ता है। इसी तरह से ये बैरन आइलैंड इंडिया में एकमात्र ऐसा है, बैरन आइलैंड अंडमान निकोबार में, जहां पर हम लोग का एक्टिव वॉल्केनो है। अभी 150 साल के बाद इसमें देखा गया है कि इसमें से गैसेस वगैरह एशेस निकलना शुरू हो गई हैं। फिर आइए डोरमेंट। डोरमेंट क्या है कि पता नहीं कि इसमें कब वापस से कुछ हलचल सा दिखे, यानी अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसमें से इरप्शंस हो सकता है। तो उसको हम डोरमेंट कहते हैं। वो अभी शांत है कुछ समय के लिए, लेकिन कब इरप्ट करे पता नहीं। तो माउंट हसन टर्की में 8,005 ईयर्स बिफोर, ये पहले 8,500 साल पहले इरप्ट हुआ था, लेकिन अभी चुप है। डेफिनेशन है कि 10,000 साल तक में आपको एक बार तो फूट जाना है। इसी तरह कुछ और उदाहरण देखिए, मोनालाओ ऑब्जर्वेटरी से मोनालाओ पहाड़ देखिए, ये भी आपको डोरमेंट में आता है, उदाहरण है। मौना किया, ये भी हवाई ओशियन, यहाँ पर ये आपको पूरा एरिया आपको वॉल्केनिक एरिया है, डोरमेंट में आता है। इसी तरह माउंट किलिमंजारो आपको तंजानिया में है, ये भी आपको डोरमेंट का बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, भारत में नारकोंडम आइलैंड है, अंडमान निकोबार आइलैंड के पास है, नारकोंडम वॉल्केनिक आइलैंड है, डोरमेंट है। अब पता नहीं, अभी तक तो शांत है, कब फूट पड़े कोई पता नहीं। एक्सटिंक्ट, नॉट इरप्टेड फॉर सेवरल सेंचुरीज, यानी 10,000 साल से तो ये इसमें कोई विस्फोट हुआ नहीं है, इरप्शन नहीं हुआ है, वॉल्केनिक इरप्शन शांत बैठा हुआ है। तो इसको हम लोगों ने एक्सटिंक्ट वॉल्केनो का नाम से जानते हैं। इसका कई उदाहरण है, जैसे बेन नेविस, ये देखिए ये एकदम शांत हो चुका है, यूनाइटेड किंगडम में है, बेन नेविस शांत हो गया है। फिर होस कैरियन ये पेरू में है, ये माउंटेन, ये भी अब शांत हो चुका है, मतलब एक्सटिंक्ट वॉल्केनो के दर्जा में है। ये काफी इंटरेस्टिंग है। एडिनबर्ग कैसल है, स्कॉटलैंड में है, और ये वॉल्केनिक माउंटेन है, इसी पर इन लोगों ने बना दिया है, हासिल बना दिया है। सुरक्षा के लिहाज से काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि कोई चढ़ नहीं सकता। आर्थर सीट एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में है, पॉलक हिल्स पर है, और ये भी अब शांत हो चुका है, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो की श्रेणी में आता है। भारत में एक्सटिंक्ट माउंटेन की श्रेणी में हरियाणा और हरियाणा के आसपास, हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर अरावली माउंटेन्स में बेसिकली तो 3 पहाड़ियां हैं, जैसे धोसी हिल्स, ये है जो हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पे है। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो का
ये बेहतरीन उदाहरण है। ये क्रेटर में है, आप जो देख रहे हैं ये उसका क्रेटर हुआ करता था, क्रेटर में है, बना हुआ है। फिर उसके बाद ये है तोशम हिल्स है, अरावली रेंज में, हरियाणा के ही पास में पड़ता है ये हिस्सा पूरा। अब ये एक्सटेंट मतलब भारत में भी ये तीनों का उदाहरण है। आप ये जो देख रहे हैं फिगर, ये आप गौर से देखिए, ये रिंग ऑफ फायर है, पैसिफिक रिंग भी बोला जाता है। करीब करीब आपको 90% होता है ना, रिंग ऑफ फायर, 100 ऑफ एक्टिव वॉल्केनो फाउंड, मतलब 90% करीब करीब जो वॉल्केनोज है वो इसी रीजन में मौजूद है। क्योंकि कॉन्टिनेंटल दो कॉन्टिनेंट जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, दो टेक्टोनिक प्लेट्स के जो बीच में जो जगह खाली होगा वहां से मैग्मा रिलीज होगा। और ये पैसिफिक प्लेट सबसे बड़ा एक हिस्सा है जहां पर आपको मौजूद है ज्यादातर मेजर एक्टिव वॉल्केनोज मौजूद है। ठीक है जी। अब बात करते हैं सुनामी। सुनामी के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही है। सुनामी लार्ज ओशियन वेव है, जिसको जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स, है ना, हार्बर वेव्स होता है। और इसका कारण क्या है? सुनामी यानी उतनी ऊंची लहरों का आने का सबसे बड़ा कारण है, ये कहां आता है? ओशियन या लार्जर लेक में आ सकता है। सबसे बड़ा कारण होता है अर्थक्वेक, सबसे बड़ा ही कारण होता है अर्थक्वेक। वॉल्केनिक इरप्शन से भी जो धरती हिलती है उससे भी आता है। अंडर वाटर एक्सप्लोजन, किसी तरह का अंडर वाटर एक्सप्लोजन, मान लीजिए अर्थक्वेक, मान लीजिए कोई वॉल्केनिक इरप्शन ही हुआ है ना, या किसी भी तरह का वो, या इसमें नीचे किसी तरह का अगर मिसाइल का परीक्षण किया जा रहा है या डेटोनेशन किया जाता है परमाणु का, तो भी आ सकता है। लैंडस्लाइड यानी नीचे अगर मान लीजिए जमीन खिसक रही हो, प्लेट्स खिसक रहे हो एक दूसरे से, ठीक है, तो भी आता है। ग्लेशियर काल्विंग्स यानी ग्लेशियर के पिघलने से एक्स्ट्रा पानी आने से भी हो सकता है। मेटेराइट गिरता है अगर डायरेक्ट ओशन में, अगर वो मेटेराइट बड़ा साइज है तो उससे भी हो सकता है कि वो भी आपको बूस्ट करे। फिर अदर डिस्टर्बेंस है जो कि हो सकता है कि हो आपको सुनामी लाने के लिए पोटेंशियल रख सकता है। सुनामी में आप देखिए ये पूरा एक प्रोसीजर है, देख लीजिए कि सुनामी कैसे होता है। क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट है, जो ओशनिक टेक्टोनिक प्लेट है वो धकेले, दो टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे को धकेल रहा है। जो ओशनिक है वो टेक्टोनिक प्लेट नीचे की तरफ जा रहा है, सबडक्शन हो रहा है यानी नीचे की जा रहा है, और ऊपर की तरफ धकेल रहा है ओवरराइडिंग प्लेट, यानी कोई भी प्लेट हो सकता है वो इधर की तरफ, और एक प्लेट नीचे की तरफ जा रहा है। तो पानी अभी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ओवरराइडिंग प्लेट ना थोड़ा सा बल्ज होता है, मतलब आगे जाकर के फिर थोड़ा डिस्टॉर्ट होता है, यानी ऊपर की तरफ थोड़ा बल्ज होता है, उभार आ जाता है, क्योंकि टकराने के बाद थोड़ा सा ऊपर उठता है, तो पानी भी उसी तरह से आगे होकर के थोड़ी पीछे होती है। तो यहां पर क्या है कि टकराने के बाद फिर अपने पोजीशन में वापस आया, रेस्ट हुआ, तो तब तक से एक वेव्स जो है वो बन गया, और उसके बाद थोड़ा सा और हिलने पर ये पानी का एक वेव पूरा क्रिएट हो गया है। तो इससे क्या है, अब ये कोस्टल रीजन के तरफ, जो समुद्री तटीय भाग है उस तरफ फुल एनर्जी के साथ ये भागेगा। मतलब नीचे किसी भी तरह टेक्टोनिक प्लेट के एक्टिविटी की वजह से पानी पूरा आपको भागता है कोस्टल रीजन के तरफ। तो आप देखें किस तरह से डिवास्टेटिंग रहा 2004 का इंडोनेशिया में जब आया, ये पूरा रीजन ये पानी से भर चुका था, ये पूरा रीजन आपको ओशियन से। सुनामी के बाद कुछ दृश्य है, जैसे सुनामी जो आया आपको जापान में 1500 लोगों की डेथ हुई, और इस तरह से ये पानी लगातार सब चीज तोड़ते हुए ये 50 फीट तक ऊपर तक जा सकते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 3 टॉपिक को कवर किया, अर्थक्वेक, वॉल्केनो और सुनामी को, जो नेचुरल डिजास्टर हैं, जो ह्यूमंस के लिए काफी फेटल है, काफी डेंजरस होते हैं, और कंट्रोल से तो खैर बहुत बाहर है। इसके बारे में स्टडी किया जा सकता है, रिसर्च किया जा सकता है, इसको इससे बचने के लिए किया जा सकता है। कोशिश करता है कि आदमी अगर, क्योंकि जापान एक ऐसा जगह है जहां पर हर दिन कोई अर्थक्वेक आते ही रहता है, तो उन लोगों ने यूज टू हो गए, उन लोगों ने अपने अलार्मिंग इस तरह से बना रखा है, उन लोगों ने अपना पूरा मैकेनिज्म, जिससे कि वो पहले से ही तैयारी कर सके ताकि उसके डिजास्टर के चक्कर में ना पड़े। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ आपके सामने आएंगे। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद एवरीवन।